हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम पॉलिटी में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। तो हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या वर्णन किया गया है, किन किन बातों के बारे में बताया गया है, हम उसको जान रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं कंप्लीट डिटेल में। तो आज की हमारी इस टॉपिक की चौथी क्लास है। अब तक की 3 क्लासेस में हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या कवर कर चुके हैं, एक बार मैं आपको वो डिस्कस करती हूँ, फिर हम अपने आज हमें पढ़ना है उस पर आते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि सबसे पहले कौन से देश ने संविधान के अंदर अपने देश के संविधान के अंदर प्रस्तावना को अपनाया था, जो प्रियम्बल है उसको अपनाया था। फिर भारत और देशों ने भी अपनाया, फिर जिनमें से भारत भी एक हमारा देश आता है। जो भारत है, जो इंडिया है, उसने भी क्या किया था, अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके अंदर प्रस्तावना को इंक्लूड किया था या प्रस्तावना को अपनाया था। फिर जो प्रस्तावना की विषय वस्तु है भारतीय संविधान के अंदर, हमने उसके बारे में जान लिया था कि प्रस्तावना में किस प्रकार से जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना का वर्णन किया गया है। फिर साथ ही साथ जो प्रस्तावना है उसके तत्वों के बारे में जाना था हमने। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके तत्व क्या हैं उनके बारे में जाना था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके अंदर कुछ मुख्य शब्द हैं जो जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ मुख्य शब्द आते हैं। तो वो जो मुख्य शब्द हैं उनका मतलब क्या है, उनका मीनिंग क्या है, तो उन जो मुख्य शब्द हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि कोई भी वर्ड आता है, कोई भी मुख्य शब्द आता है, जो भी शब्द आता है कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसको हमारी प्रस्तावना में क्यों लिखा गया है, क्या सोच के लिखा गया है, क्या समझ के इंक्लूड किया गया है। तो उनमें से हम कौन से शब्दों के बारे में पढ़ चुके थे। हमने संप्रभुता के बारे में जान लिया था, समाजवादी शब्द के बारे में जान लिया था, धर्मनिरपेक्ष के बारे में जाना था, और साथ ही साथ हमने लोकतांत्रिक के बारे में जाना था। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रस्तावना के मुख्य शब्द में आज हम जानेंगे गणतंत्र जो शब्द है उसके बारे में, कि ये जो गणतंत्र शब्द है इसका मतलब क्या है, ये हमारी जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में इसको क्यों जोड़ा गया, क्यों इंक्लूड किया गया। चलिए शुरू करते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था होती है उसको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो राजशाही और एक गणतंत्र। ठीक है, एक किस रूप में, एक तो राजशाही के रूप में, एक गणतंत्र के रूप में। अब ये राजशाही और गणतंत्र होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारी के माध्यम से पदों पर आसीन होते हैं। जो राजशाही है, जो राजशाही व्यवस्था होती है किसी भी देश के अंदर, तो राजशाही का मतलब क्या होता है, राज्यशाही का मतलब ये होता है कि जो भी राज्य है, जो भी देश है, उसका प्रमुख क्या कौन होगा, आमतौर पर उसका प्रमुख होगा राजा या रानी। कौन होगा, राजा या रानी, या फिर उनके उत्तराधिकारी, मतलब कि राजा का बेटा राजा, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा राजशाही। ठीक है, राजशाही व्यवस्था इस प्रकार से हो गई। जैसे कि कौन से देश के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन के अंदर क्या है, महारानी होती हैं, महारानी या महाराजा होते हैं, राजा या रानी होते हैं। उनको उनको क्या है, उनके उत्तराधिकारी के अकॉर्डिंग ही जो उनके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ही क्या, राजा या रानी बनते हैं। जैसा कौन से देश के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर। चलिए अब आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। और वहीं जो हम गणतंत्र जो शब्द है, जो हमने जिसके बारे में हमने जानना शुरू किया है या जिसके बारे में हम जान रहे हैं, तो जो गणतंत्र है उसमें क्या है, जो राज्य का प्रमुख है वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक टाइम पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अमेरिका के अंदर है। तो वहाँ क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से वो क्या है, अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। लेकिन ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, राजा या रानी होते हैं। ठीक है,
इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है इसके अंदर। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। अब जो भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, उसमें क्या है, गणतंत्र जो शब्द है उसका मतलब क्या है? उसका अर्थ यह है कि जो भारत का प्रमुख होगा या जो राष्ट्रपति जो भारत के प्रमुख होते हैं, उनका क्या है, उनका चुनाव के जरिए, वो क्या है, चुनाव के जरिए सत्ता में आते हैं। क्या होता है उनका चुनाव होता है, इलेक्शन होते हैं। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब जो हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इंडिया के अंदर, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे अमेरिका में डायरेक्ट होता है, इस तरीके से नहीं होता है इंडिया के अंदर। वो प्रोसेस है, जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो तब मैं बताऊंगी किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो वो कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है भारत में? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल है। अब ये जो गणतंत्र है, गणतंत्र जो शब्द है, इसके अर्थ में क्या है, 2 बातें और शामिल है। कौन सी? पहली ये कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने की बजाय लोगों के हाथों में होती है। पहली बात यह है कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो के, अगर राजशाही होता तो राजा के हाथ में होती, लेकिन गणतंत्र का मतलब है कि वो राजनीतिक संप्रभुता क्या है, किसी एक व्यक्ति या फिर राजा के हाथ में ना होकर लोगों के हाथों में है। तो इंडिया के अंदर क्या है, ये लोगों के हाथों में है। और दूसरा ये मतलब होता है इसका, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी का भी विशेषाधिकार है, उसी वर्ग के लोग इसमें रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त लोग जो वर्ग हैं उनकी अनुपस्थिति रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, आगे कहा गया है, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले रहे होंगे या खुला होगा। इसलिए क्या होता है, जितने भी सार्वजनिक कार्यालय होते हैं तो वो क्या है, बगैर भेदभाव थोड़ी किया जाता है भारत के अंदर। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए क्या है, प्रत्येक नागरिक के लिए क्या है, खुले होते हैं। वो क्या होते हैं, खुले होते हैं। तो स्वतंत्रता का मीनिंग आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है जो न्याय शब्द है, प्रस्तावना के अंदर जो न्याय शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है, जो न्याय शब्द आता है, उसका मतलब क्या है, वो किस लिए इंक्लूड किया गया है प्रियम्बल के अंदर, उसके बारे में जानते हैं। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूप में शामिल है। अब जो भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसके अंदर जो न्याय शब्द का वर्णन किया गया है, उसके 3 अलग अलग मीनिंग होते हैं। कितने मीनिंग होते हैं? 3 अलग अलग मतलब उसके आते हैं। अब वो कौन से आते हैं? न्याय किन किन रूपों में व्यक्त किया गया है या किन किन अलग अलग रूपों में शामिल है न्याय? एक तो सामाजिक न्याय हो गया, एक आर्थिक और राजनीतिक। तो इन 3 तरीके से क्या है, न्याय को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न संबंधों के जरिए की जाती है। अब ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, इनकी सुरक्षा जो की जाती है, तो वो मौलिक अधिकार और जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनके विभिन्न उपबंधों के जरिए इनकी क्या की जाती है, ये सुरक्षा की जाती है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये सामाजिक न्याय जो होता है, अब सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है, तो अब हम सामाजिक न्याय जो है इसके बारे में जानेंगे कि एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे, सामाजिक न्याय के बारे में भी, आर्थिक न्याय के बारे में भी, और तीसरा क्या है हमारा, राजनीतिक न्याय जो है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सामाजिक न्याय का अर्थ जानते हैं। हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। मतलब जो सामाजिक न्याय है उसमें क्या है, जो प्रत्येक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे उसका किसी भी रंग का हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो। ठीक है, तो बिना भेदभाव किए समान व्यवहार,
मतलब कि उनके साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ क्या है, समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा किस में बताया गया है? हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में ऐसा वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका मतलब है समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। इस बात से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लोग हैं, उनके क्या है, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। मतलब ये नहीं है कि ये इस वर्ग का है तो इसको हर विशेष तरीके के अधिकार होंगे, सबके लिए समान अधिकार है। और जो जैसे कि अनुसूचित जाति हो गई, जनजाति के लोग हो गए, या फिर अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, वर्ग के अंदर जो लोग आते हैं वो लोग हो गए, या महिलाएं हो गई, तो इसके कारण क्या होगा कि जो इनकी स्थिति है उसमें सुधार आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। अब बताया गया है कि जो आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है? तो आर्थिक न्याय क्या होता है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक कारणों के आधार पर कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, तो इस आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। तो इसमें क्या है, किसी के पास संपदा है, आय संपत्ति से रिलेटेड, मतलब इनकी जो असमानता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो सब व्यक्ति, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, तो वो क्या है, सब एक समान है। तो जो इसकी असमानता को दूर करना शामिल है किसके, आर्थिक न्याय के अंदर। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपातिक न्याय को परिलक्षित करता है। अब जो ये सामाजिक न्याय हो गया और आर्थिक न्याय हो गया, इनका मिला जुला रूप जो है वो क्या करता है, अनुपातिक न्याय को क्या करता है, परिलक्षित करता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो हम सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय कवर कर चुके हैं। अब क्या आता है, अब आता है राजनीतिक न्याय का क्या होता है। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब जो भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगा, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। चाहे वो क्या हो कि जो राजनीतिक दफ्तर हैं उनमें प्रवेश की बात हो, उनमें जाने की बात हो, या फिर क्या हो, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो, या सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है सबको। क्या है, किसी भी वो जो राजनीतिक दफ्तर है उसमें हर प्रकार का व्यक्ति जा सकता है और सरकार तक अपनी, हर प्रकार का व्यक्ति अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है। तो वो क्या है, उसके अधिकार हैं हर प्रत्येक व्यक्ति के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीनों न्याय हो गए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। चलिए इसमें आगे क्या बताया गया, आगे जानते हैं। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। अब ये जो तीनों आर्थिक न्याय हैं, इनको लिया कहाँ से गया है, जो 1917 की जो रूस की क्रांति है वहां से इसको लिया गया है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप इन वर्ड्स के बारे में कंप्लीट जान लेंगे तो रटने, प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान के अंदर, उसको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे हमारा कौन सा शब्द आता है, जो मुख्य शब्द है, जो प्रमुख शब्द है, वो आता है स्वतंत्रता। कौन सा शब्द आता है, स्वतंत्रता। अब ये स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता के बारे में हम जानते हैं। पहले हमने गणतंत्र के बारे में जाना, ठीक है, फिर हमने न्याय के बारे में जाना। अब हम किसके बारे में जान रहे हैं, अब हम स्वतंत्रता के बारे में जान रहे हैं कि जो फ्रीडम होती है, जो स्वतंत्रता होती है, वो क्या होती है। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। अब जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं उनकी जो गतिविधि पर मतलब किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो, या उनको क्या है, रोका टोका ना जाए, या फिर अनुपस्थिति ना हो, तथा साथ ही साथ क्या है, इसके अलावा क्या है कि जो व्यक्ति हैं उनके विकास, वो अगर किसी प्रकार का कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का विकास करना चाहते हैं, तो उनको वो अवसर मिले, उनसे वो अवसर छीना ना जाए, या उस अवसर से के साथ उनके साथ क्या है, रोक टोक ना की जाए उस अवसर के लिए।
ठीक है, ऐसे समझिए कि कोई महिला है, वो अपना कोई भी किसी तरीके का काम करना चाहती है, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसको क्या है, उसको स्वतंत्रता है, उसको किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो क्या है, उसका स्वतंत्रता का अधिकार है वो उसका। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। अभी जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रस्तावना है, वो क्या करती है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए या हर व्यक्ति के लिए उसके मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसके जरिए क्या करती है, उसकी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। उसको अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये जो प्रस्तावना है किसके जरिए, जो मौलिक अधिकार है उनके जरिए सुरक्षित करती है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के हनन किए जाते हैं तो क्या कर सकता है वो व्यक्ति, जो कानून का दरवाजा खटखटा सकता है, कोर्ट के अंदर जा सकता है, कानून का सहारा ले सकता है। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे कहा गया है, जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। अब प्रस्तावना में क्या कहा गया है, प्रस्तावना में ये कहा गया है कि जो भारतीय लोकतंत्र है, जो भारतीय लोकतांत्रिक है, उसकी व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए क्या, स्वतंत्रता परम आवश्यक है। मतलब कि स्वतंत्रता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने के का लाइसेंस मिल गया हो। मतलब अब स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मुंह उठा के किसी भी व्यक्ति को पीट दे या जो मर्जी करे, ठीक है, किसी और की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार कर ले। स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। स्वतंत्रता के अधिकारों का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। हमारे संविधान के अंदर स्वतंत्रता का जो अधिकार है, क्या किसका अधिकार है, स्वतंत्रता को जो अधिकार है उसकी कोई सीमाएं हैं कि बस इन चीज़ों के लिए आपको स्वतंत्रता है कि आप इतने इतने दायरे के अंदर रहकर कुछ भी काम कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है आपको। अगर इन दायरों से बाहर जाके आप कुछ भी काम करते हैं तो आपके खिलाफ क्या होगा, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे कहा गया है कि संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। मतलब अगर प्रस्तावना में संक्षेप में कहें, हम शॉर्ट में कहें तो प्रस्तावना में ये बताया गया है, ये कहा गया है कि जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या है, बिना शर्तों के लिए नहीं, शर्तों के नहीं है, उनकी भी क्या है, कुछ शर्तें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि आपको इतनी स्वतंत्रता है केवल। ठीक है, अगर आप सिगरेट पीना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता है, आप पी सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर पे क्या है, आप सिगरेट नहीं पी सकते। तो आपको स्वतंत्रता तो है कि आप पी सकते हैं सिगरेट, लेकिन जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है वहाँ नहीं पी सकते। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि अब पता है कि लिमिटेशंस हैं किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की, और जो उसके मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके बारे में हमारा जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी में जो चली थी उससे लिया गया था या फिर लिया गया है। जो ये है, स्वतंत्रता हो गई, समता हो गई और बंधुत्व हो गए, इनके जो आदर्श हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, जो फ्रांस की क्रांति है। कहाँ की क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति है, जो कब कब हुई थी, 1789 से 1799, उससे लिया गया है। ठीक है,
किससे लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो ये थे आपके आज के जो हमने 3 शब्द कवर किए हैं। बाकी जो समता और बंधुत्व रह गया है उनको हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि क्या कर सकें, जो और बच्चे हैं वो भी इस चैनल से जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप क्लास आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।